कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। हाय माय कैंडिड अमन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? कहानी में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? वन लव लास्ट में। चलिए आज 14th एपिसोड में देखते हैं क्या हो रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना आपको ये कहानी पसंद आ रही है या नहीं आ रही। इस कहानी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? देखते हैं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। चलिए कहानी में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस एपिसोड में। दरवाजे पर हुई दस्तक ने यशस्वी और राधिका दोनों को ही जैसे किसी गहरी सोच से जगा दिया हो। यशस्वी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके जहन में उस रात का खौफनाक मंजर घूम गया। कौन हो सकता है? वेदांश? वेदांश तो है ही नहीं। तो फिर? राधिका ने यशस्वी के चेहरे पर उड़ती हवाइयों को देखा और हिम्मत देते हुए फुसफुसाई, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। दरवाजा खोल, देखते हैं कौन है। वैसे भी अब तो ये तेरा घर है ना? यशस्वी ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। उसने अपनी हथेलियों को अपने सूट पर पहुंचा जो पसीने से भीग चुकी थी। वो धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम एक बोझ जैसा लग रहा था। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा जो बर्फ की तरह ठंडा महसूस हो रहा था और उसे घुमा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर एक अनजान शख्स खड़ा था। यशस्वी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो लंबा था, लगभग वेदांश जितनी हाइट थी उसकी, पर उसकी पर्सनालिटी वेदांश की रौबदार शख्सियत से बिल्कुल अलग थी। उसने एक ब्रांडेड कैजुअल ब्लेजर पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना, लगभग चिकनी सी मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी, एक ऐसी चमक जो किसी शिकारी की आंखों में होती है। यशस्वी ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसके मन में एक अनजाना सा डर घर कर गया। उसने अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा, जी आप कौन? उस शख्स की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने यशस्वी के सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं की, बल्कि बड़ी ही बेतकल्लुफी से बिना इजाज़त के कमरे में अंदर दाखिल हो गया, जैसे ये कमरा उसी का हो। इस हरकत ने यशस्वी को हैरान कर दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी निजी दुनिया में ज़बरदस्ती घुसपैठ कर दी हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी जो शहद में लिपटे जहर जैसी लग रही थी। मेरा नाम है विशेष। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मिसेस आहूजा। यशस्वी ने उसके बढ़ाए हुए हाथ को नज़रअंदाज कर दिया। वो बस उसके अजीब से फ्रेंडली बिहेवियर को और उसके मुंह से मिसेस आहूजा सुनने के अंदाज को देखती ही रह गई। उसे इस आदमी की मौजूदगी से घिन आ रही थी। यशस्वी कुछ कहती उससे पहले ही विशेष ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया। मिसेस आहूजा, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? अरे हम तो अब एक ही परिवार का हिस्सा हैं ऑलमोस्ट। ये शब्द जैसे ही यशस्वी के कानों में पड़े, उसके दिमाग में एक धमाका हुआ। समय जैसे थम सा गया था। कमरे की रोशनी धुंधला गई थी और उसकी आंखों के सामने वो रात आ गई। वेदांश के कमरे का वो घना अंधेरा, दरवाजे का बंद होना, एक मजबूत हाथ का उसे कसकर पकड़ना और फिर एक खरखरी अनजान आवाज का उसके कान में फुसफुसाना, कैसी हैं आप मिसेस आहूजा? वही आवाज, वही अंदाज, वही शब्द। यशस्वी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें और उसकी सांसें दोनों वहीं के वहीं अटक गई। उसे लगा जैसे वो अभी गिर पड़ेगी। ये वही शख्स था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर की एक ऐसी लहर उसके शरीर में दौड़ी जिसने उसे सुन्न कर दिया। राधिका ने यशस्वी की बिगड़ती हालत देखी तो वो अपनी जगह से तुरंत खड़ी हो गई। वो किसी शेरनी की तरह यशस्वी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था। आपको समझ नहीं आ रहा मिस्टर, वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, प्लीज जाइए यहाँ से। वो अभी काफी परेशान है। विशेष की नजरें राधिका पर पड़ी और फिर उसकी टेढ़ी मुस्कान वापस लौट आई। उसने अपनी एक आईब्रो चढ़ाई और यशस्वी की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी सदमे में खड़ी थी। उसका लहजा अब और भी ज्यादा तंज भरा था। लगता है इन्हें कुछ याद आ गया। ये कहकर उसने यशस्वी को एक आखिरी गहरी नज़र से देखा, जैसे वो उसके डर का मजा ले रहा हो, और फिर वो पलटा और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कमरे में उसकी महंगी परफ्यूम की महक और उसके कहे हुए शब्दों की वो जो गूंज थी सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो गया, यशस्वी के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हटी और दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर अब कांप रहा था। यशु! राधिका दौड़कर उसके पास आई। उसने उसे सहारा देकर उठाया। यशु, क्या हुआ? कौन था ये कमीना? और उसने ऐसा क्या किया तेरे साथ कि तेरी ये हालत हो गई? कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जानती, बता मुझे, क्या हुआ है? क्या तू इस आदमी को पहले से जानती है? यशस्वी ने रोते हुए अपना चेहरा राधिका के कंधे में छिपा लिया।
उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसे आज एहसास हुआ था कि वो उस रात कितने बड़े खतरे से बची थी। राधिका, उसकी आवाज टूट रही थी। वो राधिका उसकी पीठ सहला रही थी। हाँ बोल यशु बोल, अपने अंदर मत रख। यशस्वी ने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में राधिका को उस रात की सच्चाई बताई। कैसे वो पहली बार सुहागरात वाली रात वेदांश के कमरे में आई थी, कैसे किसी ने उसे अंधेरे में खींचा था, कैसे उसने उसे अजीब तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था और उसके कानों में फुसफुसाया था। पूरी बात सुनकर राधिका के चेहरे के रंग उड़ गए। उसने अपने गुस्से में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और खौफ दोनों थी। क्या क्या ये वही शख्स था? उसने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास था। यशस्वी ने सिसकते हुए हाँ में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता राधिका, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर उसकी बातें, उसकी आवाज, उसका अंदाज, मुझे सब कुछ इसी बंदे की तरह लग रहा था। राधिका गुस्से में खड़ी हो गई। दिस इज इनसेन। मतलब कोई इस घर में घुसकर वेदांश आहूजा के कमरे में आकर उसकी बीवी के साथ बदतमीजी करता है और किसी को पता भी नहीं चलता? और ये आदमी आज फिर से तेरे सामने आने की हिम्मत कर रहा है। नहीं यशु, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये आदमी खतरनाक है। तुझे वेदांश को इसके बारे में बताना ही होगा राइट नाउ। यशस्वी ने हाँ में सिर हिलाया ही था कि उसे एहसास हो गया था कि यह मामला अब उसकी बर्दाश्त से बाहर है। वो अब चुप नहीं रह सकती। तभी कमरे के दरवाजे पर एक बार फिर से हल्की दस्तक हुई। इस बार दोनों ही डर गए। राधिका ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से एक नौकरानी की आवाज आई। मैम, मैं हूं। राधिका ने दरवाजा खोला। एक यूनिफॉर्म पहनी नौकरानी खड़ी थी। उसने सम्मान से सर झुकाया और यशस्वी से कहा, मैडम, आपको बड़ी मैडम ने नीचे बुलाया है। वो हॉल में आपका इंतजार कर रही हैं। बड़ी मैडम? यानी कि गायत्री देवी। यशस्वी का दिल और अनजाने डर के साथ अब भर चुका था। उन्होंने अब कुछ कहा तो नहीं, लेकिन कुछ तो था जो उसके दिमाग में चल रहा था। यशस्वी ने कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूं। नौकरानी के जाते ही राधिका ने कहा, पहले उनसे जाकर मिल ले, फिर हम वेदांश को कॉल करते हैं, समझ रही है? पर प्लीज इसे हल्के में मत लेना। यशस्वी ने ओके कहा और राधिका से कहा कि वो अभी मिलकर आती है। उसने आईने में खुद को देखा, अपने आंसू पहुंचे और एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वो विशाल सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। नीचे लिविंग हॉल में शांति थी। व्हीलचेयर पर गायत्री देवी बैठी थी। उनका चेहरा खिड़की की तरफ था और वो बाहर लॉन में देख रही थी। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा ठहराव था, एक ऐसी शांति जो किसी तूफान से पहले आती है। यशस्वी दबे पांव उनके पास पहुंची। यशस्वी की आवाज में सम्मान था, पर एक अनकही घबराहट भी। आपने मुझे बुलाया मॉम? गायत्री देवी ने धीरे से अपनी व्हीलचेयर घुमाई और यशस्वी को देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, न मुस्कान न गुस्सा। उनकी आंखें शांत थी, पर उस शांति में एक सर्द गहराई थी। उन्होंने यशस्वी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर वो शब्द कहे जिसने यशस्वी के पैरों तले जमीन खिसका दी। किससे पूछकर तुम अपने भाई को यहाँ मेरे घर लेकर आई हो यशस्वी? अब सब कुछ एकदम से शांत हो चुका था। उनकी आवाज शांत थी, ऊंची नहीं थी, पर उसमें बर्फ जैसी ठंडक और ऐसा अधिकार था जो किसी के भी कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर सकता है। उन्होंने मेरा घर पर जोर डाला था कि यशस्वी को एक पल के लिए उसकी असली जगह भी महसूस होने लगी थी। वो इस घर में बहू नहीं, सिर्फ एक बाहरी इंसान थी, एक सौदा जिसे अपनी कोई भी मर्जी चलाने का कोई हक नहीं था। किससे पूछकर तुम अपने भाई को यहाँ मेरे घर लेकर आई हो? बताओ। गायत्री देवी के शब्द किसी शांत झील के फेंके गए भारी पत्थर की तरह थी, जिसने यशस्वी के मन की शांति को पल भर में भंग कर दिया। हॉल में एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। यशस्वी को लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई है। उसकी सांसें अटकने लगी। उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, कम से कम इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी सासू माँ का चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी को भी जमा सकती थी। यशस्वी के होंठ खुले, पर शब्द बाहर नहीं आए। वो क्या कहती? क्या वो कहती कि वो मजबूर थी, या ये कहती कि आपके बेटे ने ही ये सब इंतजाम किया है? उसे लगा जैसे वो एक कटघरे में खड़ी है जहां फैसला पहले से ही सुनाया जा चुका है। उसकी आंखें कुछ और ही बोल रही थी। उसके चुप रहने पर गायत्री देवी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। इस बार उनकी आवाज में डांट नहीं, बल्कि एक ऐसी सदी हुई समझाइश वाली टोन थी जो डांट से भी ज्यादा खतरनाक थी। देखो यशस्वी, उन्होंने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन उन्होंने लेकिन पर जोर दिया।
मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी इस घर में मेरी मर्जी के बिना, मुझे बिना बताए इस घर में एंट्री ले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे भाई के इस घर में रहने से, लेकिन ये बात मुझे कुछ भी करने से पहले बताई जा सकती थी। मैं इस घर की बड़ी हूँ और मेरा पूरा हक बनता है इस घर में होने वाली हर छोटी बड़ी बात को जानने का। हर एक शब्द नपा तोला था, हर एक शब्द सीधा था, एक चेतावनी की तरह। यशस्वी को एहसास हो चुका था कि घर सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बना, बल्कि नियमों और परंपराओं से बना हुआ है, जिसकी मुखिया गायत्री देवी थी। यशस्वी ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। उसने अपनी आवाज को कांपने से रोका। मॉम, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, उसने ईमानदारी से कहा। मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं पार्थ को लेकर यहाँ आ जाऊंगी। डिस्चार्ज पेपर हाथ में थे और बस यही सोच रही थी कि मैं इस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, और मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई है भी नहीं। मैं आपको या वेदांश को परेशान नहीं करना चाहती। फिर मेरे पास वेदांश का एक आदमी आया। उसने मुझसे कहा कि वेदांश ने पार्थ के रहने का इंतज़ाम किया है घर में ही। मुझे लगा कि उन्होंने आपसे बात कर ली होगी। यशस्वी की बात सुनकर गायत्री देवी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए थे, पर उन्हें एक अजीब सा यकीन भी था कि उनके बेटे ने जो किया है वो ठीक ही किया होगा। उन्होंने अपनी एक आईब्रो चढ़ाई। वेदांश? मैं मान ही नहीं सकती कि वेदांश मुझे बिना बताए या मेरे से बिना पूछे, मेरी इजाज़त के बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले ले। वो ऐसा कभी नहीं करता। उनकी आवाज़ में एक विश्वास था जो यशस्वी के दावों को झूठा साबित कर रहा था। लेकिन मॉम, सच यही है। यशस्वी ने अपनी बात साबित करने की कोशिश की। उसे लगा जैसे वो एक ऐसे दलदल में फंस रही है जहां से निकलना नामुमकिन है। यशस्वी ने इतना ही कहा था जब पीछे से एक रौबदार, गहरी और अधिकारपूर्ण आवाज उन दोनों के कानों में गूंजी। मैंने कहा था यशस्वी से कि अब से उसका भाई मेरी जिम्मेदारी है और वो हमारे साथ इसी घर में रहेगा मॉम। यह आवाज़ वेदांश की थी। यह आवाज़ किसी धमाके की तरह उस हॉल में गूंजी। यशस्वी और गायत्री देवी दोनों ने एक साथ पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। यशस्वी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी और उसके दिल को एक अजीब सा सुकून भी मिला, जैसे किसी ने डूबते हुए उसे बचा लिया हो। दरवाजे पर वेदांश आहूजा खड़ा था। उसने एक डार्क ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो शायद उसने फ्लाइट में पहना था ताकि लैंड होते ही वो एकदम पिक्चर परफेक्ट लगे। उसके चेहरे पर सफ़र की थकान थी, पर उसकी आंखों में वही कंट्रोल और अधिकार था। वो किसी राजा की तरह खड़ा था जो अपनी सल्तनत में वापस लौटा था। उसके ठीक पीछे उसका असिस्टेंट शेखर खड़ा था, हाथ में ब्रीफकेस लिए, एक वफादार परछाई की तरह। वेदांश के चेहरे पर इस वक्त कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस अपना एक आदेश सुना रहा है, एक ऐसा फैसला जो पत्थर की लकीर है। यशस्वी बस उसे देखती रह गई। वो कब आया? उसे तो इंडिया से बाहर होना चाहिए था। सब चीज़ें उसके दिमाग में दौड़ रही थी। वेदांश लंबे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया। उसकी मौजूदगी ने कमरे की पूरी डायनामिक्स बदल दी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। मुझे नहीं लगता मॉम कि आपको मेरे ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम हुई होगी। उसकी आवाज़ में सवाल था, एक अलग ही स्टेटमेंट था, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कह रहा था कि फैसला हो चुका है। गायत्री देवी के चेहरे का भाव पल भर में बदल गया। वो कठोर मैट्रियार्क जो कुछ देर पहले यशस्वी को नियम सिखा रही थी, अब एक प्यार करने वाली माँ बन चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपनी टोन बदलते हुए मीठी मुस्कान के साथ कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? तू जो करता है वो सोच समझ कर ही तो करता है। आखिर में तो फाइनल डिसीजन तेरा ही होता है ना बच्चे। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि यशस्वी हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि इस घर का असली राजा कौन है। वेदांश ने अपनी माँ की बात पर हल्का सा सिर हिलाया और फिर उसकी नजरें सीधा यशस्वी पर पड़ी। उस पल के लिए यशस्वी को लगा जैसे वेदांश ने उसकी आंखों में छिपी घबराहट और परेशानी को पढ़ लिया है। वेयर इज पार्थ? वेदांश ने पूछा। उसकी आवाज़ अब थोड़ी नर्म थी। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यशस्वी के लिए ये शब्द किसी जादू की तरह थे। उसकी सारी चिंता, सारा डर जैसे हवा हो गया हो। उसके चेहरे पर एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान फैल गई। वेदांश उसके भाई से मिलना चाहता था। ये बात उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसने चहकते हुए कहा, आइए आइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। वो वैसे भी आपसे मिलना चाहता है। उसने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। यशस्वी की आवाज़ में बच्चे जैसी खुशी थी। वो उस पल में भूल गई थी कि ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वो भूल गई थी कि वेदांश कितना सख्त हो सकता है। उस पल में वो सिर्फ एक बहन थी जो अपने भाई के हीरो से उसे मिलवाना चाहती थी। यशस्वी ने वेदांश से इतना ही कहा था जब पीछे से वेदांश की माँ ने उसे फिर से टोकते हुए कहा। उसका ध्यान अपने बेटे पर था। बेटा, उन्होंने ममता भरे अंदाज में कहा, आई थिंक तुझे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए बच्चे। इतने लंबे सफ़र के बाद आया ना, थक गया होगा। माँ ने एक फिक्र दिखाई, पर शायद एक कोशिश की कि इस मुलाकात को थोड़ा टाल सके। लेकिन वेदांश
वेदांश अपने इरादे का पक्का था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई जो बहुत दुर्लभ थी। पहले मैं पार्थ से मिल लूँ माँ, उसने अपनी आवाज़ में एक दृढ़ता दिखाई जिसे कोई नहीं डिगा सकता। उसके बाद रेस्ट कर लूँगा। कौन है आहूजा मेंशन का असली राजा? क्या है विशेष का सच? और क्या क्या चैलेंज आने बाकी हैं यशस्वी की जिंदगी में इस आहूजा मेंशन में रहते हुए? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।